हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, है ना। कल हमने इसका ग्राफ देख लिया था, रिएक्टेंट के लिए कैसा ग्राफ आता है और प्रोडक्ट के लिए कैसा ग्राफ आता है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बेसिकली यहाँ पे दो टाइप की होती हैं, एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट और एक होती है एवरेज रेट। तो देखिए एवरेज रेट क्या होती है, जैसे एवरेज रेट है ना। तो एवरेज रेट क्या हुआ, मान लीजिए कि कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस है वो लगभग 50 किलोमीटर है ना। तो अगर ये डिस्टेंस 1 आवर में वो अगर कंप्लीट कर रहा है, कोई भी व्हीकल हुआ या पर्सन हुआ कुछ भी है ना, अगर वो 1 आवर में कंप्लीट कर रहा है दैट मीन्स हम उसकी स्पीड को क्या बोल देते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, यही बोलते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर वो कोई भी व्हीकल चला होगा तो वो 50 की स्पीड से ही चला होगा। हो सकता है कभी वो 40 की स्पीड से भी चला हो सकता है वो कभी 60 की स्पीड से भी चला हो, या हो सकता है कभी वो 20 की स्पीड से भी चला हो। तो क्या यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या उसकी स्पीड सेम रही थी, क्या 50 किलोमीटर पर आवर रही थी? नहीं, ये एक हम क्या बता रहे हैं कि उसकी एवरेज इतना रहा, मतलब इतनी स्पीड उसकी एवरेज रही होगी। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक भी 50 रही होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 50 रही होगी और फिर बाद में लास्ट तक भी 50 रही होगी, ऐसा नहीं है। तो ये क्या बात हो रही है, यहाँ पर एवरेज रेट की बात हो रही है। फिर देखते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, तो देखो मान लो वापस से यही केस कंसिडर कर लेते हैं, है ना। ये ए से बी तक चला तो ये डिस्टेंस वही वापस 50 किलोमीटर थी और इसने क्या किया, 1 आवर में ही डिस्टेंस को कंप्लीट कर लिया। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस ए के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट आ रहे होंगे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट आया होगा स्मॉल ए, फिर स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो इन पॉइंट पे उसकी क्या स्पीड रही होगी, मान लो इस पॉइंट सी पे निकालना है या इस पॉइंट बी पे निकालना है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब एक पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया है और उस पॉइंट पे हम लोग चाहते हैं कि इस उस व्हीकल की रेट को या स्पीड को डिटरमाइन करें। अब यहाँ पे रेट आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों रेट आ रहा है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। रेट बेसिकली वही है ना। व्हीकल में क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, यही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, है ना, कितना टाइम लग रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज होने में, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, रेट बोल देते थे। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये जो इंस्टेंटेनियस रेट है, मतलब एक फिक्स पॉइंट पे अगर हम देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे क्या इसकी रेट रही होगी, जैसे वही कॉन्सेप्ट हम लगा करके देख लेते हैं किस पे, रिएक्शन के केस में, तो हमको क्या मिल जाती है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग उसकी रेट को पता करें। और एवरेज रेट क्या है, जो मतलब स्टार्टिंग, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई और फिर रिएक्शन एंड हुई, यहाँ तक कितना टाइम लगा, तो हम उसका एक एवरेज निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, हमारा एवरेज रेट होगा। तो मतलब वो किस स्पीड से रिएक्शन हुई है वो हमको पता चल जाएगी। बट अगर हमको पता करना कि इस पॉइंट पे उसकी रिएक्शन रेट क्या रही होगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि एक इंस्टेंट पे हम लोगों को पता करना है, तो उसको क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है। चलिए एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या डिफरेंस होता है देख लेते हैं। तो एवरेज रेट क्या होती है, टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय द इलैप्स्ड टाइम, है ना। इलैप्स्ड टाइम मतलब जितना भी टाइम उसको लग रहा है, मतलब टोटल टाइम जो है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर वो जा रहा है तो ये जो पूरा टाइम हम क्या मान लेते हैं कि पूरे टाइम में इसकी एवरेज रेट में हम ऐसा मान लेते हैं कि सभी जगह इसकी जो रेट है वो सेम रही होगी, है ना। किसी भी टाइम पे मान लो T1 पे भी यही रही होगी, T2 पे भी यही, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं सकता है, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जब रिएक्टेंट जो होता है जब रिएक्टेंट, आगे हम पढ़ेंगे, रिएक्टेंट कम होता जाता है तो उसकी रेट भी क्या होती जाती है, स्लो होती जाती है। रिएक्शन की रेट स्लो होती जाती है ना। तो रिएक्शन के केस में पॉसिबल ही नहीं है ये, है ना।
अब यहाँ पे डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, डेल्टा एक्स क्या है, वही डेल्टा एक्स है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ केवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं, यहाँ एक्स इसलिए लिखा है, अगर रिएक्टेंट लेना तो डेल्टा आर ले लो अपॉन डेल्टा टी, और अगर प्रोडक्ट की बताना तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और एक चीज़ जो हमको ध्यान रखना है, रिएक्टेंट के केस में हम क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, है ना। इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाती है, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यस, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे हम लोग अगर बता रहे हैं उसकी रिएक्शन रेट को, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोल देते हैं ना। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करते हैं dx अपॉन dt। तो अगर रिएक्टेंट के लिए करना है, देखिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया है, जबकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r अपॉन डी टी, यहाँ पे d क्यों लिया है, क्योंकि एक टाइम जो है मैंने बताया था कि d क्यों लेते हैं यहाँ पर, डेल्टा क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि कारण ये कि डेल्टा t जो होता है उसकी वो कहाँ तक चला जाता है, ज़ीरो तक। डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब अगर टाइम मान लो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, 0.001 सेकेंड की बात हो रही है, तो फिर क्या होगा, हमको इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी होगी, है ना। और अगर टाइम मान लो 1, 2, 3, 4 ऐसा है, तो हम लोग एवरेज रेट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो स्मॉल टाइम के लिए या स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन की बात होगी, तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट पता करनी होगी, और वहाँ पे क्या लगेगा, डी। ओके, स्मॉल चेंज जो होता है वो डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और लार्ज चेंज जो होता है वो डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का। तो देखिए, ये सबसे पहले ये ग्राफ समझिए, ये क्या है, टाइम है, और ये मेरा क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है ये मेरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आता है ना, ये देखा हुआ है हमने। ये इस टाइप का ग्राफ कुछ मिलता है। क्यों इस टाइप का मिलता है, क्योंकि टाइम के बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता जाता है। तो देखो यहाँ पे टाइम 0 था तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ था, जब टाइम t1 हुआ तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ यहाँ आ गया है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, देखो आप, है ना, ठीक है, ये ग्राफ क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम लोग पूरा इसका इस पूरी ग्राफ के लिए बताना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, आर एवरेज। अगर इस पूरे ग्राफ के लिए बताना चाहें तो हम क्या निकालेंगे, आर एवरेज, है ना, आर एवरेज। तो आर एवरेज क्या होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और माइनस लगाएंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट है ना। रिएक्टेंट के केस में हम क्या लगाते हैं, माइनस। तो यहाँ पे डेल्टा आर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जो देखो मान लीजिए अगर मैं ये टाइम ले रहा हूँ, ये t1 है और ये t2 है, तो मेरा फाइनल टाइम कौन सा हुआ, t2, और इनिशियल टाइम क्या हुआ, t1। तो इनिशियल टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था, यहाँ पे देखिए इनिशियल टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन मेरा कितना था, r1। इनिशियल टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन था मेरा r1, और t2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए r2, है ना, यहाँ पे कितना आ रहा है, r2। तो अब मैं क्या करता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। डेल्टा मतलब डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर का मतलब क्या हुआ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो माइनस तो यहाँ पे कॉमन है, फिर मैंने ये क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, है ना। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R2, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R1 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1। ओके, फिर उसको डिवाइड किससे दे दूंगा मैं, उसको डिवाइड दे दूंगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा, है ना। तो ये इस टाइप से हमारी हम क्या दे सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए, सॉरी रिएक्टेंट के लिए, है ना। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पे, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, है ना। अब थोड़ा सा अगर इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, अगर हमको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, जैसे इस t टाइम पे हमको अगर निकालना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम,
आर इंस्टेंटेनियस, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकलेगी, वही डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी की जगह क्या हो जाएगा, अब चेंज क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, स्मॉल चेंज होगा यहाँ पे, है ना। तो स्मॉल चेंज होगा तो फिर क्या करेंगे हम, डी यूज़ करेंगे, डेल्टा के बजाय क्या यूज़ करेंगे, डी का यूज़ करेंगे, है ना। तो हमने यहाँ क्या किया, ये इस टाइप से। अब देखो कैसे निकालते हैं, तो ये जैसे अब मेरा कर्व है ना, और यहाँ पे मुझे अगर कोई भी एक इस पॉइंट, मैंने एक यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया और यहाँ पे रेट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको पूरा मिला करके क्या बना लेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया। अब यहाँ पे भी ये देखिए, इस ग्राफ में भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इन्हें इसको मिला दिया है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, माइनस डी आर अपॉन डी टी। अच्छा, इसकी डी आर अपॉन डी टी, तो स्लोप कैसी आ रही है, यहाँ पे स्लोप भी पता चल जाती है। तो स्लोप कैसी आ रही है, जब भी स्लोप अगर ऐसी आती है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव, क्या बोलते हैं, नेगेटिव। और जब भी स्लोप ऐसी आती है, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, देख लीजिए, इधर दिखा देते हैं, ये अगर ग्राफ है और अगर ऐसी स्लोप आ रही है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। और अगर ये ग्राफ है और मेरी स्लोप कैसी आ रही है, ऐसी, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप, है ना। तो यहाँ इस केस में कैसी आ रही है, स्लोप नेगेटिव आ रही है ना, डी आर अपॉन डी टी। फिर वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अभी ये रिएक्टेंट की बात कर रहे थे, तो रिएक्टेंट में किस टाइप का ग्राफ आता है ये देख लिया है। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट की केस में क्या होगा, तो वही ग्राफ एज इट इज़ हमने प्लॉट किया, टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए, टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये ग्राफ कैसा आएगा हमारा, कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, T1, T2 और T, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, T1 कॉन्सेंट्रेशन पे, सॉरी T1 टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, P1 है, प्रोडक्ट का है तो इसलिए P लिख रहे हैं, रिएक्टेंट का होता तो R लिखते, है ना। और T2 पे इस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इस पॉइंट पे, यस, ये P2 है ना, ये है और एक ये है। तो अब मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, जो फाइनल टाइम पे है, तो मतलब यहाँ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन P2 है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, P1। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P1, है ना, यही हो जाएगा अपना डेल्टा P हो जाएगा, डेल्टा P ये हो गया, अपॉन डेल्टा T लिखते हैं, एवरेज निकाल रहे हैं अभी, है ना। तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है फिर वापस से इंस्टेंटेनियस की, है ना। तो ये तो मैंने बता दिया, ये वाला तो क्लियर हो गया अपना यहाँ से, है ना, आर एवरेज। फिर उसके बाद अगर इंस्टेंटेनियस, तो हमको इस पर्टिकुलर T टाइम पे निकालना है। तो यहाँ पे इसका पॉइंट कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइम पे मेरे को अगर निकालना है तो यहाँ पे पॉइंट, देन उसके बाद ये क्या करूँगा मैं, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ये क्या कर दूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। और फिर यहाँ से मैंने क्या बना लिया, एक ट्राइंगल बना लिया है। ओके, फिर यहाँ से क्या करेंगे, अब मैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T ना लिखते हुए क्या लिखूँगा, dP अपॉन dt, जिसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। अभी जस्ट मैंने बताया था, अगर स्लोप AC आती है तो नेगेटिव होती है और AC आती है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे किस टाइप की स्लोप आ रही है, AC वाली स्लोप आ रही है, ये AC स्लोप आ रही है ना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अब कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर, 0.03 से 0.02 मोलर तक चेंज हो रहा है। और टाइम क्या दिया है, 25 मिनट में चेंज हो रहा है। तो क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। और
टाइम की जो यूनिट है उसको मिनट और सेकंड में दोनों में कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। कोई रिएक्शन दी है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, जिसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.03 से 0.02 तक चेंज हो रहा है कितने टाइम में, 25 मिनट में। तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है और मिनट में और सेकंड में भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए एवरेज रेट का फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो एवरेज रेट क्या होती है मेरी, एवरेज रेट हो जाती है डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, है ना, रिएक्टेंट वाला है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देन उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन में बताता हूँ, यहाँ 0.03 से 0.02 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 0.03 मोल पहले था, अब कितना हो गया है 0.02 मोल। किसका, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ मेरा, ये वाला है ना, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मेरा क्या हुआ, ये R2, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, ये वाला R1, है ना। और टाइम तो इन्होंने 25 मिनट दे रखा है, 25 मिनट मतलब फाइनल टाइम 25 मिनट में इतना कन्वर्ट हुआ है ना। तो T1 क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, 0 मिनट, और ये T2 फाइनल टाइम क्या दिया है इन्होंने, 25 मिनट दिया है, तो ये 25 मिनट। ठीक है, अब पुटअप कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन है ना, माइनस साइन तो यहाँ पे था ही। अब उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर देना है सीधे से डायरेक्टली। तो क्या करूँगा मैं, R2 माइनस R1 0.02, एक काम करते हैं इसको नीचे कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे कर देते हैं। तो माइनस तो एज इट इज़ था 0.02 माइनस, है ना, ये फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.03। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। तो T2 क्या है 25, तो 25 माइनस T1 क्या है 0, और ये क्या है मिनट में है ना, तो मिनट लिख देते हैं यहाँ पे 25 माइनस 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.02 में से 0.03 माइनस होगा, एज इट इज़ माइनस तो बाहर है ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस 0.01 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा, 25 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 25 मिनट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 × 10⁻⁻⁴, ये क्या था, मोलर था, तो मोलर पर मिनट, ये मिनट जो है ऊपर जाएगा तो मिनट ऊपर जाएगा तो मिनट इन्वर्स हो जाएगा। अब हमको क्या बोला है, मिनट में भी कैलकुलेट करना, तो ये मिनट में तो हमारा आ गया है। देन उसके बाद सेकंड में कैलकुलेट करना है, तो सेकंड में क्या होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 60 से डिवाइड दे देना इसको। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, जब इसको 4 × 10⁻⁻⁴ को किससे डिवाइड करने वाले हम, इसको डिवाइड करेंगे 60 से, 60 से डिवाइड करेंगे। मिनट क्या है, नीचे है ना, तो नीचे ही लिखूँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करूँगा, सेकंड करूँगा, ये मोलर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 6.66 × 10⁻⁻6 मोलर सेकंड इनवर्स। क्लियर है, कुछ नहीं किया। देखिए ये मिनट जो है, यहाँ अगर किसी को डाउट हो रहा है तो एज इट इज़ मैं अगर इस मिनट को नीचे लिखता हूँ, मतलब ये चीज़ समझिए, ये 25 मिनट है, तो इससे हमने डिवाइड करके ये वैल्यू ली है, और मिनट इन्वर्स है, मिनट इन्वर्स है मतलब ये मिनट नीचे है डिनोमिनेटर में, तो मिनट डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे क्या था, 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 60 सेकेंड होंगे, है ना। तो यहाँ पे मिनट लिखा हुआ था, तो मैंने उसको मिनट को कन्वर्ट कर दिया सेकेंड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 60। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए एक बार और यहाँ पे भी देख लेते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने यही किया है, 0.02 माइनस 0.03 किया, फिर देन उसके बाद 4 × 10⁻⁻⁴ मोलर पर मिनट आया, है ना, और उसको 60 से हमने डिवाइड दे दिया। तो क्या हुआ, हमारा जो ये वैल्यू आई ये आ गई मेरी सेकंड में, और ये वाली जो है ये क्या आएगी, मिनट में। तो हमने
दोनों यूनिट जो टाइम की होती है उसमें हमारी वैल्यू को निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं रिएक्शंस के बारे में। तो देखिए अब एक रिएक्शंस दी हुई है, ये ए बी बी सी सी डी डी, मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए है ना, इस टाइप से कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, है ना। तो होता ये है कि स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जस्ट लाइक ये समझिए N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, है ना, ये एक तरह की रिएक्शन है ना, अमोनिया के फॉर्मेशन की रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इसका 1, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2। तो ये क्या होते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है किसी रिएक्शंस के, ये है ना। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड वाले में क्या करते हैं हम माइनस लगाते हैं, और प्रोडक्ट साइड वाले में माइनस नहीं लगाते हैं, है ना, ये पता है हमको। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देते हैं तो कैसे दे सकते हैं, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, है ना। अब ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। ओके, बट ये अभी दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर जब भी स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाते हैं तो हमको स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड देना होता है। मतलब यहाँ पे स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ए है तो हमको 1/a से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 1/a, फिर यहाँ पे भी क्या होगा, इसको इक्वल करना हो अगर मुझे, तो यहाँ क्या है कोफिशिएंट b, तो यहाँ पे क्या होगा 1/b, है ना। वैसे ही मैं अगर इसके लिए लिखता हूँ तो इसके लिए कैसे लिखूँगा, माइनस ऑफ, यहाँ तो 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, डी N2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डी टी इक्वल टू, अब इसके लिए क्या लिखना है, माइनस तो आना ही है, रिएक्टेंट है ना, और ये 3 स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है तो इसको 1/3 है ना, उससे डिवाइड देना पड़ेगा। देन उसके बाद लिखूँगा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डी टी, यस, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में आ जाते हैं, तो ये तो हो गया रिएक्टेंट साइड वाला। अब प्रोडक्ट साइड आते हैं तो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे बस माइनस के साइन नहीं लगेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस के साइन लग रहे थे, है ना, यहाँ पे माइनस के साइन लग रहे थे, बट यहाँ पे माइनस के साइन नहीं लगेंगे। बाकी स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से तो डिवाइड देना ही है, ये देखिए 1/c 1/d, और ये क्या हो गया, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c अपॉन डी टी, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ d अपॉन डी टी। क्लियर है।